हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, लघुत्तम समापवर्त्य कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम लास ज्ञात कर सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक और भाग विधि द्वारा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे ज्ञात करेंगे और डिवीजन मेथड से किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पहला टॉपिक क्या है। पहला है हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य समापवर्त्य ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो, लघुत्तम का आपको पहले ही पता हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि लघुत्तम का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो लघुत्तम का जब आपको पहले ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लघुत्तम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं को क्या कर दे, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लघुत्तम का मतलब क्या होता है, छोटी सी संख्या। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, परिभाषा हम लिखेंगे कि देखो, यहाँ पे हम परिभाषा क्या लिख देंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, कि वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई ठीक है, दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं, ठीक है, दो या दो से अधिक। ठीक है बच्चों, दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। संख्याओं में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, प्रत्येक से पूर्णतः होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, विभाजित हो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं में से, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। उसे हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। उसे हम कहते हैं LCM, जिसे हम क्या बोलते हैं, लासा, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है बच्चों, लासा बोलेंगे। अब चलते हैं आगे। अब ये हो गया हमारा लासा का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं कि लासा ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। और हम लासा क्या करते हैं, दो से अधिक संख्याओं का, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पे हम लासा क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारे पास कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है बच्चों, क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और वो उदाहरण हम दोनों विधियों से करेंगे। जैसे क्या हो गया, एक तो हम भाग विधि से करेंगे, ठीक, और एक करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और प्रश्न हमारा एक ही रहेगा। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी कि 40, 36 और 126 का हमें क्या करना है, लासा ज्ञात करना है, का लासा ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो लासा ज्ञात करना है तो हमें पहले इनके क्या करने पड़ेंगे। देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला और भाग विधि दूसरी हो गई। ठीक है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं तो हमारे पास संख्या कितनी है, 40 है, 36 है और 126 है। ठीक है, अब देखो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि 40 का कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। देखो, आपको अगर यहाँ पे गुणनखंड करने में समस्या आती है तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखो, जैसे हमारे पास 40 है, 36 है और 126 है। तो देखो, 40 है ना, तो कितना होता है, 10 गुणा 4, और 10 कितना होता है, 2 गुणा 5, और 4 कितना होता है, 2 दूनी 4। तो हो गया ना, 2 पंजे 10, दूनी 20, दूनी 40।
ठीक है, हो गया, ख़त्म ना। और जैसे 36 है तो 30 और 6 कितना होता है? 36, है ना। 30 और 6 36 होता है, तो 6 पंजे कितना होता है? 30, और 2 तिया कितना होता है? 6, और वैसे ही 2 तिया 6, और 6 पंजे 30, दूनी देखो ये हो गया 6 पंजे 30। अब देखो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी कि हमने किया इतना 36 का, ठीक है। तो आपको पता है कि 36 का कितना होता है कि 36 गुणा 6 हो गया, 6 गुणा 6, तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, तो ये 36 का हो गया। और वैसे हम जैसे 126 का लेते हैं तो आपको पता है कि 126 है, तो 126 है तो मतलब कि 10 गुणा 100, 10 गुणा 10, और 13 दूनी 26, ठीक है। तो 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 10 की 100, 100, 13 के 130, और 130, और देखो ये 13 दूनी 26, तो 2 पंजे 10 और 10 10 के 100, और 13 दूनी 26, 2 पंजे 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, और 100, और 13 दूनी 26 गुणा 100, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे कि जैसे 126 है तो इसको हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, और फिर 7 एकम 7, ठीक है। 7 या 21 दूनी 42, 21 ते 63 दूनी 126, और वैसे ही 40 का हो गया कि 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 10, और फिर 2 पंजे 10, और 5 एकम 5, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? 40 के बाद हमारे पास है 36, तो 36 का बोला तो मैंने क्या बोला? 2 एकम 2, और 2 नम 18, 18 दूनी 36, और 2 नम 18, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो ये हो गए हमारे क्या इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 40 का मैंने क्या बोला कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, है ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, तो ये कितना हो जाएगा? ये हम क्या लिख देंगे? 2 की घात 3 गुणा 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कि 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, तो यहाँ पे 2 की घात 2 और 3 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, है ना। तो तब हमारे पास कितना हो जाएगा? अब ये तो हो गया हमारा इतना, ठीक। अब फिर 126 का कितना बोला? 2 तिया 6, तिया 18, ठीक है। 2 तिया 6 तिया 18, सता 126, तो यहाँ पे 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। अब देखो हमें यहाँ पे इसका ज्ञात करना है, लास्ट से ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास संख्या अब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे हमें जब इनका ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास तीनों में एक तो कॉमन आ रहा है, 2 की घात 3 हो गया, ठीक है ना। ठीक बच्चों, कि 2 की घात 1 तो हो गया हमारे पास 3, फिर एक हो गया 3 की घात 2, ठीक है ना। 3 की घात कितनी हो गई? 2, ठीक है। फिर एक हो गया 5 गुणा 7, तो ये हमारा संपूर्ण क्या हो जाएगा कि हमारे पास पहले तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जोड़ा कितना हो रहा है? ये तो 2 की घात 3 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 की घात कितनी हो गया? ये तो 2 की घात 3 हो गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, एक हो गया 2 की घात 3, फिर हो गया हमारे पास 2 की घात 3 के बाद क्या हो जाएगा कि 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2, 1 और 2, 3 की घात 2, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास बचा 5 और 7, ठीक है बच्चों। तो 5 और 7 बचा, तो 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 तिया 9, तो 8 नंबर 72, और 72 गुणा 5 गुणा 7, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? हम इसको जब गुणा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 8 नंबर 72 गुणा 5 सत्ते 35, तो 35 गुणा 72 योग कितना हो जाएगा हमारा? 2520, ठीक है बच्चों। गुणा करने पर देखो अब 72 गुणा 35 है, तो इसको हमें गुणा करना है ना, 72 गुणा 35, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 72 गुणा 35 को हमें गुणा करना है, तो आप इस 35 को तोड़ दो, ठीक है, 30 और 5 कर दो, तो एक बार इस 30 से गुणा करो, एक बार 5 से गुणा करो, तो ये तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 हो गया, फिर 5 दूनी 10 को 0, और 5 सत्ते 35 और 1 36, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2520, ठीक है।
6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, तो 2520। तो ये हो गया हमारा लासा। अब देखो हम इसको करते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक था लघुत्तम समापवर्त्य। फिर था हमारे पास कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करें, और तीसरा टॉपिक आ गया हमारा, अंतिम हो गया भाग विधि द्वारा। अब देखो भाग विधि द्वारा है तो हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास संख्या दे रखी है, ठीक है, हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हमारा संपूर्ण कितना आएगा, देखो यहाँ पे हम भाग विधि द्वारा करते हैं कि संख्या हमारे पास क्या क्या है, 40 36 और 126। तो देखो जितना हमारा लास यहाँ पे आया उतना ही हमारा यहाँ पे भी आएगा। तो 40 36 और 120 है, तो इसको हम सरल करते हैं, ठीक है। तो इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक साथ इनके गुणनखंड करने पड़ते हैं, भाग करना पड़ता है। 126 हो गया, तो इसके हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से, सभी को 2 से विभाजित, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। तो आपको पता है कि जिसके इकाई अंक में सम संख्या होती है वो 2 से विभाजित होती है। तो 2 से किया तो 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया 18 दूनी 36, और ये 2 2 6 12, 2 तिया 6, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से हम दोबारा विभाजित कर देंगे, तो ये तो कितना हो गया 10 हो गया, ये 2 9 18 हो गया, और ये कितना हो गया 63। अब एक काम करते हैं, 10 को ऐसे ही रहने देते हैं और 3 से विभाजित कर देते हैं। तो इस 10 को, तो 10 तो विभाजित नहीं होता है, 3 तिया 9 हो गया, और 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, ठीक। अब हम इसको 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 पंजे 10, ठीक है बच्चों, 3 को 3, 21 को 21, ठीक। अब फिर 5 से कर दिया, 5 एकम 5, 3 को 3 और 21 को 21। तो ये तो भाग मतलब, भाग का मतलब पूर्ण विभाजित होना, ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर हम क्या कर देंगे कि 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 एकम 1 को 1, 3 एकम 3, 3 7 21। फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित करते हैं, तो 7 एकम 7 हमारा पूरा हो जाता है। तो हम लासा बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जितने गुणनखंड है संपूर्ण आगे के, कितना 2 2 3 2 5 3 7, 2 2 3 2 5 3 7, ठीक है, कि 2 2 3 2 5 3 7। तो इसको हम गुणा करते हैं, तो देखो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, और 5 तिया 15 17 135, है ना। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 15 पंजे 75 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15 है, तो 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, 5 तिया 15 हो गया, है ना। तो 7 तिया 21, और 21 पंजे 15 7 105, सॉरी 105 हो जाएगा, ठीक है। चले कोई नहीं, गलती हो जाती है। तो 24 गुणा 105 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 24 गुणा 105 बोला मैंने, 24 गुणा 105। तो देखो ये हो गया हमारा 24 कम 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौको 96, 24 पंजे 120। तो 120 हो गया, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। हासिल बचा 12, तो 12 को 2 कर देंगे, हासिल बच गया 1, और 24 कम 24 और 1 25, तो आ गया हमारा 2520। तो अर्थात मतलब हमारा दोनों विधियों से जो हमने लासा ज्ञात किया, देखो मैं इसलिए करा रहा हूँ दोनों को, एक ही प्रश्न को दोनों विधियों से, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाए, कि जिससे कि आपको ये संदेह ना हो कि जो हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया है विधि से, क्या ज्ञात किया है, लासा ज्ञात किया है लघुत्तम समापवर्तक, क्या वो हमारा भाग विधि द्वारा भी आना सही है या नहीं है, क्या ये हमारा मान और ये भाग विधि द्वारा अलग अलग आएगा। तो इसीलिए मैंने एक ही प्रश्न का प्रयोग करता हूँ, कि जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कि दोनों विधियाँ हमारा, जब हम किसी भी प्रश्न का लासा या मासा भी ज्ञात करते हैं, तो वह क्या होता है, वह हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों में समान, दोनों विधियाँ हैं जो, उनसे हमारा जो लास आएगा, लघुत्तम समापवर्तक या मास आएगा, वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है, समान होगा। अर्थात मतलब समान का मतलब कि यहाँ पे भी उत्तर और यहाँ पे भी उत्तर सही होगा। चलिए बच्चों, ये टॉपिक इतना ही था। तो मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।